देखिए, जब हम माइक्रो वास्तु की बात करते हैं तो माइक्रो वास्तु का एक सबसे बड़ी चीज़ सामने आती है कि जब भी आप कहीं जाते हैं तो एक तो आपको डायरेक्शंस देखनी होती है कि डायरेक्शंस क्या है, लेकिन आपको एक चीज़ और देखनी पड़ेगी कि आपको एनर्जी लेवल भी पकड़ना पड़ेगा। वास्तु आपके नजरिए से क्या है? सीधे तौर पे कहूँ तो ऊर्जाओं का संतुलन ही वास्तु है, क्योंकि जहाँ पार्टिकल्स हैं वहाँ एनर्जी है, जहाँ एनर्जी है वहाँ जीवंतता है। तो यहाँ लोग थोड़ा सा डिफर हो जाते हैं कि नहीं नहीं ये तो पत्थर है, ये पत्थर नहीं है, पत्थर में भी वही एनर्जी है जो आपके अंदर एनर्जी। ओके सर, कुछ लोग ना वास्तु को अंधविश्वास से भी जोड़ते हैं। जी जी जी, वास्तु की जब हम बातचीत करते हैं तो बहुत सारे, अगर आप देखें तो ऋग्वेद में इसका जिक्र है, अथर्ववेद में भी इसका जिक्र है, फिर हम बात करें तो अग्नि पुराण में भी है, मत्स्य पुराण में भी इसका जिक्र है, और विश्वकर्मा को इसका जनक माना जाता है। और जो लोग कहते हैं कि वास्तु यानी कि अंधविश्वास है, उनको मैं कहना चाहूंगा, देखिए वास्तु ऊर्जाओं का खेल है। आपने ऊर्जाएं संतुलित कर ली, बहुत अच्छा हो गया। सर देखो, लैंड एनर्जी हर किसी को नहीं समझ में आएगा, नहीं पता चलेगा। जी, जी, जी। तो ऐसे में हम किस तरीके से वास्तुकार की हेल्प ले या क्या करें? देखिए, आप बहुत अच्छी तरह से जानती हैं प्रियंका जी कि पूरा भारत है जो युद्ध भूमि का क्षेत्र रहा था, इसलिए आपको हर जगह डेड बॉडीज मिलेंगी, लाशें दबी हुई मिलेंगी, क्योंकि युद्ध सीधे तौर पे लड़े जाते थे। उनकी वजह से लैंड एनर्जी इम्बैलेंस हो जाती है, बिगड़ जाती है, निश्चित रूप से बिगड़ जाती है। फिर क्या होगा, घर में मंदिर छोटा बनाए, उसमें मूर्ति ना रखें तो बहुत अच्छा है, उसमें आप सिर्फ रखें अपनी तस्वीरें। कमर्शियल वास्तु क्या होता है? मैं ये मान के चलता हूँ कि कोई भी देश आगे तब बढ़ता है जब उसका व्यापार आगे बढ़ता है। तो जब इंडस्ट्री वाला एक किसी भी फैक्ट्री की स्थापना करता है तो इसलिए उसको इंडस्ट्री वास्तु पे बड़ी ध्यान देने की जरूरत होती है, क्योंकि इनमें से कोई भी चीज इम्बैलेंस हो तो फिर मामला बिगड़ने लग जाता है। भारत में वास्तु का चलन ज्यादा है कंपैरेटिवली अदर कंट्रीज, बाकी जगहों पे क्यों वास्तु का इतना महत्व नहीं? भारत की जो लैंड एनर्जी है ना, जैसे भारत को कहते हैं कि भारत की लैंड एनर्जी बहुत ही शुद्ध है। 19वीं शताब्दी तक हम प्रॉपर तरीके से युद्ध क्षेत्र रहे। तो जब युद्ध क्षेत्र रहते हैं ना तो उसमें बहुत नेगेटिविटी होती है। सर बहुत लोग ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं जी, तो और रात में ओवर थिंकिंग ज्यादा बढ़ रही होती है, तो इसका वास्तु से क्या कनेक्शन है? देखिए, अगर आपकी उत्तर पूर्व की जो दिशा होती है उसमें वास्तु दोष है तो आप ओवर थिंकिंग के शिकार होते हैं। सर टी पॉइंट वाले घर में क्या वास्तु दोष होता है? आपके घर में कोई भी चीज ऐसी नहीं आएगी जिसकी वजह से आपको घर में प्रसन्नता मिले, तो ये मुख्य वास्तु दोष होता है, यानी कि कलह का होना, लंबी बीमारियों का जाना जो क्यूरेबल नहीं होती है, और साथ ही साथ घर में ऐसी चीजों का आना जिनकी वजह से आपके घर में कलेश बढ़ने लग जाएगा। सर गोमुखी नहरमुखी प्लॉट ये क्या होता है? अगर आप घर की बातें करें तो गोमुखी आपके लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन अगर आप कॉमर्शियल प्लेस की बात करें तो उनके लिए सिंहमुखी बहुत अच्छा होता है। सर पीपल के पेड़ और वास्तु का क्या कनेक्शन है? पीपल के जैसे जड़ में, पीपल के तने में, पीपल की शाखाओं में ब्रह्मा विष्णु महेश के स्वरूप होते हैं। अच्छा सर, आपके लिए एक वर्ड में अगर वास्तु को डिस्क्राइब करना होगा तो क्या है? वास्तु यानी कि ऊर्जा का वो क्षेत्र जो आपका जीवन बदल कर रख दे। हेलो नमस्ते एंड वेलकम बैक टू अनदर पंचायत ऑफ पंचायती विद प्रियंका। मैं प्रियंका शर्मा एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ आज की पंचायत में। और आज हमारे साथ है मिस्टर शशांक कौशिक, जो माइक्रो वास्तु के बहुत अच्छे जानकार हैं। उनसे हम जानेंगे माइक्रो वास्तु और वास्तु के अलग अलग टॉपिक्स के बारे में कि किस तरह से वास्तु काम करता है। बहुत बहुत स्वागत है आपका शशांक जी आज की हमारी इस पंचायत में। थैंक यू सो मच प्रियंका जी, और आपके साथ साथ आपके जितने भी दर्शक हैं वो बहुत ऊर्जावान हैं, उन सबको भी मेरा नमस्कार जी। सर हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आपने किस तरह से अपनी वास्तु की जर्नी स्टार्ट करी, या ऐसा क्या हुआ कि आपने वास्तु को अपना करियर बनाया और वास्तु से लोगों की लाइफ में आप बदलाव लेके आ रहे हैं? बहुत बढ़िया। देखिए प्रियंका जी, जहाँ तक वास्तु की बात है तो वास्तु तो भारत की बहुत प्राचीन वैज्ञानिक विधा है जी। मेरा जहाँ तक सवाल है तो देखिए, हमारे पड़बाबा के जो बाबा थे जी, वो तिजारा एक क्षेत्र है जिसे पहले त्रिगर्त के नाम से जाना जाता था। तो तिजारा क्षेत्र के संभवतः जो लास्ट आ जाते वहाँ के दीवान थे। दीवान का मतलब आप ऐसे समझते हैं कि अगर कोई राष्ट्रपति शासन अगर कहीं होता है तो प्रधानमंत्री को उस समय दीवान बोला जाता था। और संभवतः वहाँ के राजा गुलाब सिंह थे तो वो वहाँ के दीवान थे। तो ये एक परंपरा चली आ रही है, चूंकि ब्राह्मण परिवार से हैं। उसके बाद मेरे बाबा जो हुए वो भी इस चीज़ में काफ़ी इंटरेस्ट रखते थे, और उस समय वैदिक वास्तु ज़्यादा चलता था क्योंकि समय और परिस्थिति उस हिसाब की थी। उसके बाद धीरे 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 क्या वहाँ से अडॉप्शन शुरू हुआ, और अडॉप्शन शुरू होने के बाद
जब मैंने ये देखा कि चीज़ें जब क्लाइंट्स को दी जाती हैं और क्लाइंट्स उस चीज़ को अडॉप्ट करता है, बहुत अच्छी तरह से उसको इम्प्लीमेंट करता है और फ़ायदा होता है, तब पता लगता है कि जो एनर्जियाँ होती हैं वो किस जी। तरीके से ना सिर्फ आपके जीवन में चेंज ला के देती हैं, जब आपकी लाइफ चेंज होती है तो डेफिनेट सोसाइटी की भी लाइफ चेंज होती है। तो यहाँ से एक इसकी शुरुआत हुई जी। और जब धीरे धीरे लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा होने लगा, डिमांड्स आने लगी, तो फिर पूर्णकालिक रूप से वास्तु ही अपना लिया गया। ओके सर, जैसा आपने मुझे बताया कि आप माइक्रो वास्तु के जी, जानकार जी, हैं, जी। तो सर आप माइक्रो वास्तु क्या है पहले हमें वो बताइए, और फिर वास्तु आपके नजरिए से क्या है आप हमें वह बताइए। देखिए, जब हम माइक्रो वास्तु की बात करते हैं, तो माइक्रो वास्तु का एक सबसे बड़ी चीज़ सामने आती है कि जब भी आप कहीं जाते हैं, तो एक तो आपको डायरेक्शंस देखनी होती है कि डायरेक्शंस क्या हैं, लेकिन आपको एक चीज़ और देखनी पड़ेगी कि आपको एनर्जी लेवल भी पकड़ना पड़ेगा। ओके। जब आपको एनर्जी लेवल की एक सिद्धि होती है, आप जानकार होते हैं कि आपको एनर्जी लेवल, तब जाके माइक्रो वास्तु का पार्ट पूरा होता है। और वो ओके। इसलिए होता है क्योंकि जब आपने किसी चीज़ का वास्तु शुरू किया और जी। वास्तु शुरू होने के बाद आपको ये लगा कि यहाँ पर एनर्जियों का भी इम्बैलेंस है, तो आपको पहले एनर्जियों का इम्बैलेंस सही करना पड़ता है और उसके बाद फिर आपको वहाँ का वास्तु सही करना पड़ता है। आप देखेंगे कि जब दोनों का बैलेंस हो जाता है, फिर उसके बाद जो चीज़ सामने आती है वो बहुत बहुत लाभदायक होती है। कभी-कभी हमें ऐसा लगता है कि हमें इसे एस्ट्रो वास्तु का भी पार्ट करना पड़ता है। अच्छा। एनर्जी, वास्तु, एस्ट्रो वास्तु, ये तीनों चीज़ मिलके एक माइक्रो वास्तु का पार्ट बनाती है। ओके सर, और सर वास्तु आपके नजरिए से क्या है? माइक्रो वास्तु जैसे आपने हमें जी, जी, बताया, जी। पर वास्तु के बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिए, वास्तु अगर मैं सीधे तौर पे कहूँ, तो ऊर्जाओं का संतुलन ही वास्तु है। अच्छा। हमारे यहाँ 4 डायरेक्शन होती हैं। आप वर्ल्ड में कहीं भी चले जाएँगे तो आपको 4 डायरेक्शन मिलेंगी, पूर्व, पश्चिम और उत्तर और दक्षिण, ठीक है? अब इनका एक संतुलन होता है। एक नॉर्थ जो हमारा पोल है, एक हमारा साउथ पोल है, वहाँ से इन सबका ऊर्जाओं का एक संतुलन होता है। जब हम किसी घर में इन चारों ऊर्जाओं का संतुलन कर देते हैं और उस संतुलित ऊर्जा से हर ज़ोन अपना-अपना फ़ायदा लेता है और उस ज़ोन में अलग-अलग तत्व होते हैं। जैसे नॉर्थ से लेके ईस्ट तक जल तत्व होता है, फिर अग्नि तत्व होता है, फिर पृथ्वी तत्व होता है, उसके बाद वायु तत्व होता है और जो बीच का स्थान होता है उसे स्पेस एनर्जी बोलते हैं, जिसको हम ब्रह्म स्थान बोलते हैं। ओके। ये संतुलित हो जाती हैं। इन्हीं 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है। यही तत्व हमारी पूरी प्रकृति में है। तो हमें ये कभी नहीं देखना चाहिए कि हमारे पास जो मकान है, हमारे पास जो लैंड है, वो मृतता का प्रतीक नहीं है, वो जीवित है। जैसे हम जीवित हैं, हाँ। ऐसे वो जीवित है। ओके। क्योंकि जहाँ पार्टिकल्स हैं वहाँ एनर्जी है, जहाँ एनर्जी है वहाँ जीवंतता है। तो यहाँ लोग थोड़ा-सा डिफर हो जाते हैं कि नहीं, ये तो पत्थर है, ये पत्थर नहीं है। पत्थर में भी वही एनर्जी है जो आपके अंदर एनर्जी है। ओके। इसलिए उन सब एनर्जियों को जब हम एक साथ कर देते हैं, तो फिर एक वो वास्तु का रूप ले लेती है। सर कुछ लोग ना वास्तु को अंधविश्वास से भी जोड़ते जी, हैं, जी, जी, जी। लेकिन ये साइंटिफिक है बिल्कुल। और हमारे माइथोलॉजीज में भी कई बार जिक्र बिल्कुल। किया गया है कि वास्तु के हमारे भगवान विश्वकर्मा जी के बारे जी, में भी है। जी, जी। तो थोड़ा आप मुझे इसका अपना जो माइथोलॉजिकल एंगल है वो बताइए। देखिए, ऐसा है कि वास्तु की जब हम बातचीत करते हैं, तो बहुत सारे अगर आप देखें तो ऋग्वेद में इसका जिक्र है, अथर्ववेद में भी इसका जिक्र है। फिर हम बात करें तो अग्नि पुराण में भी है, मत्स्य पुराण में भी इसका जिक्र है और विश्वकर्मा को इसका जनक माना जाता है, क्योंकि वो भवन निर्माण के ज्ञाता थे। भवन निर्माण में एक तरह से उन्होंने उसके नियम कायदे जो होते हैं वो सब सामने लेकर आए। तो यहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है। फिर एक बहुत बड़ा पूरी एक इसके बारे में कहानी है कि किस प्रकार से शिव भगवान के पसीने से ही जो राक्षस के साथ पैदा हुए थे, उसके बाद वो जो पसीना पृथ्वी पर गिरा, उससे ही वास्तु पुरुष की स्थापना हुई है। वास्तु पुरुष एक समय में इतना शक्तिशाली हो गया कि वो सब चीज़ों को अडॉप्ट करने लग गया, निगलने लग गया था। ठीक है ना? तो उसके बाद ब्रह्मा जी के पास गए वो और उन्होंने कहा कि भाई मेरा नेचर ऐसा हो गया है कि मैं सब चीज़ों को अडॉप्ट कर रहा हूँ। तब ब्रह्मा जी ने उनको बोला कि ऐसा है कि जब भी कभी कोई भवन निर्माण होगा तो सबसे पहले आपकी पूजा की जाएगी, आपके सभी अंगों को महत्व दिया जाएगा, उसके बाद ही कोई भवन निर्माण शुभता की ओर जाएगा। शुभता की ओर जाएगा। तो इस तरह से ये सब चीज़ों का निर्माण हुआ, लेकिन ये पूरा साइंटिफिक था, इसमें गैर साइंटिफिक नहीं है। और जो लोग कहते हैं कि वास्तु यानी कि अंधविश्वास है, उनको मैं ये कहना चाहूँगा, देखिए वास्तु ऊर्जाओं का खेल है। आपने ऊर्जाएं संतुलित कर ली, बहुत अच्छा हो गया। अब आपके उदाहरण में आपको बताता हूँ, कई बार ऐसा होता है कि हम बिल्कुल सही रहते हैं, बिल्कुल हम अच्छे रहते हैं, लेकिन हम काफ़ी डल महसूस करते हैं, बहुत ज़्यादा डल महसूस करते हैं। रीजन क्या होता है कि हमारे अंदर की एनर्जी है वो लो हो जाती है। हम वैसे ही रहते हैं, हमारे हाथ पैर बिल्कुल वैसे ही रहेंगे, हमारे दिखने में भी हम वैसे ही लगेंगे। दूसरा और उदाहरण देता हूँ, जो लोग ये कहते हैं कि वास्तु अंधविश्वास है। देखिए, आज मैं और आप जब बात कर रहे हैं तो हम पृथ्वी पर बैठे हुए हैं जी।
और हम जीवित है क्योंकि पृथ्वी इस समय घूम रही है। वो घूम कैसे रही है? कैसे? क्योंकि वो सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा रही है और है, ग्रेविटी की वजह से। ठीक है। गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, हाँ। ऊर्जा है। अब मुझे बताइए कि क्या गुरुत्वाकर्षण की शक्ति किसी ने देखी है? किसी ने नहीं देखी। और छोड़िए, हमारा जो पूरा सौर मंडल है वो भी गैलेक्सी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, उसके पीछे भी ग्रेविटी है। वहां पर भी एक एनर्जी है जिसे आप गुरुत्वाकर्षण हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में ग्रेविटी बोलते हैं। तो आप ये मान के चलें कि ऊर्जा जिसकी वजह से आज हम जीवित हैं, जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही हैं, तो क्या उस ऊर्जा के माध्यम से हमारे घर नहीं चलेगा? हम, और अगर आज वो ग्रेविटी कम हो जाती है तो हम शायद ब्रह्मांड में कहीं लीन हो जाएंगे और पृथ्वी का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा जी। तो संतुलन बहुत जरूरी है। फिर मैं वहीं पर आ रहा हूँ, संतुलन बहुत जरूरी है, संतुलन होना जरूरी तो है। वास्तु आपकी ऊर्जाओं को संतुलित करता है। तो आपके पास कितना बड़ा फायदा है कि आपके पास ऐसी परम शक्ति ऊर्जाएं हैं। उन ऊर्जाओं को अगर आप संतुलित कर दें छोटे मोटे वास्तु उपायों के द्वारा, तो आप एक बेहतर जीवन को पा सकते हैं, आप बेहतर भविष्य पा सकते हैं, क्योंकि वो एनर्जी आपको सपोर्ट करने लग जाएंगी जी। और वही एनर्जी अगर गड़बड़ है और आप ये सोचते हैं नहीं ये तो अंधविश्वास है, इसका तो साइंस से कोई लेना देना ही नहीं है, तो फिर प्रियंका जी उन्हीं चीजों के माध्यम से आप जिंदगी भर छोटे मोटे रुकावटों में, धन की कमी में, स्वास्थ्य की कमी में, इसी में पड़े रहते हैं। ये प्रकृति का पार्ट है, इसका उपयोग करें। जी। तो सर जैसे अब हम बात करेंगे जो हमारे घरों का वास्तु होता है उस बारे में। तो सर जो कोई नया घर बना रहा है, जिसने अपनी लैंड परचेज करके बना रहे हैं, तो कई बार हमको किस तरीके से वास्तु का स्टार्टिंग से ही वहाँ पे ना हेल्प लेनी चाहिए। तो मतलब कुल मिला के मैं जानना चाहती हूँ कि घर बनाने के समय वास्तु का यूज कैसे, कब और कहाँ तक करना चाहिए। बिल्कुल, देखिए मैं आपको 3 स्तर पे ये चीज लेके जाता हूँ। एक बेसिक तो आप समझिए चीजों को कि जब भी आप कभी किसी चीज को परचेज करने के लिए जा रहे हैं, आपने लमसम देख लिया और अब आपका मूड बन रहा है, तो बस इतना सा करें कि आपकी नासिका का जो स्वर चल रहा है वो वाला कदम आप पहले लें, है ना। इसके विषय में हम कभी और भी बात करेंगे संपूर्ण रूप से, बट एक बेसिक बता रहा हूँ। जब आपने पूछा है, बहुत सारगर्भित आपने क्वेश्चन पूछा है। दूसरा, हमेशा हर व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए कि जब वो कोई चीज को परचेज कर रहा है और अगर वो सीधी जमीन से जुड़ी हुई है, यानी कि आप प्लॉट ले रहे हैं, हम लैंड परचेज कर रहे हैं, लैंड परचेज कर रहे हैं, तो जमीन की एनर्जी को देखना बहुत जरूरी होता है। आप उसको लैंड एनर्जी जरूर देखें उसकी, कि वो लैंड कैसी है। जैसे हमारे शरीर में वात, पित्त और कफ होते हैं, इसी प्रकार की लैंड की एनर्जी के तत्व भी होते हैं। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, सब कुछ जीवित अवस्था में पृथ्वी में कोई भी चीज मृत नहीं है। हम भी तत्व हैं, वो भी तत्व है। तो लैंड एनर्जी आप देखें और उसके बाद आप कोशिश करें कि जो आपका घर का मुख्य द्वार है, यानी कि आपको ऐसा लगता है कि मैं इसमें नक्शा बनाऊंगा, तो अगर वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ हो तो सबसे बेहतर है। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो फिर आपको दूसरी डायरेक्शन देखनी जरूरी है, जो बिजनेसमैन है। अगर आप नौकरी पेशा है तो आपको दूसरी डायरेक्शन देखनी जरूरी है। कोशिश करें कि आप वेस्ट फेसिंग प्लॉट थोड़ा सा अवॉइड करें तो ज्यादा बेटर है। अदरवाइज अगर आप वास्तु सब में सही करके चलेंगे तो सब चीज अच्छा रहेगा। तो 3 चीजें, जाते समय जिस नासिका से आपका स्वर चल रहा है वो पैर आप आगे करें, जाके देखें लैंड एनर्जी कैसी है। और तीसरा, आपको ये देखना बहुत जरूरी है कि आप जब द्वार बनाते हैं तो थोड़ा वेस्ट फेसिंग को अवॉइड करने की कोशिश करें। सर देखो, लैंड एनर्जी हर किसी को नहीं समझ में आएगा, नहीं पता चलेगा। जी। तो ऐसे में हम किस तरीके से वास्तुकार की हेल्प ले या क्या करें? देखिए, जब आप लैंड एनर्जी की बात करते हैं तो एक सिंपल तौर पे देखी जाती है। आपने वहां पर एक गड्ढा खोदा, उसमें आपने पानी भर दिया। अगर वो पानी पूरी तरीके से सोख लिया जाता है और वो पानी अगर सूखता नहीं है या कम सूखता है तो इसका अलग अलग महत्व होता है। दूसरा, जो जानकार वास्तुशास्त्री होते हैं, जिनको लैंड एनर्जी का ज्ञान होता है, वो 2-2.5 फुट नीचे से जमीन की मिट्टी लेते हैं ताकि कभी भरत भी हुई हो तो उसका भी प्रभाव कम हो जाए। और फिर उस जमीन की मिट्टी को एनर्जेटिक करते हैं और उसमें एक अनुमान लगता है कि ये किस श्रेणी की है। उसके बाद उसको एक सामान्य स्तर पर हम लेकर आते हैं। उसके बाद जब उस जमीन पर आप कोई भी काम शुरू करेंगे तो निश्चित रूप से वो बहुत फलीभूत होगा। मैं इस दौरान आपको बता भी दूं कि जो जमीन होती है, जो लैंड होती है, उसकी एनर्जियां किस प्रकार से बिगड़ती हैं। देखिए, आप बहुत अच्छी तरह से जानती हैं प्रियंका जी कि पूरा भारत है जो युद्ध भूमि का क्षेत्र रहा था, इसलिए आपको हर जगह डेड बॉडीज मिलेंगी, लाशें दबी हुई मिलेंगी, क्योंकि युद्ध सीधे तौर पे लड़े जाते थे। ऐसा नहीं है सैनिकों के कोई ऑफिशियल क्रियाक्रम होते थे। तो इस वजह से क्या होता है कि वो एनर्जियां जो अतृप्त रह गई हैं, उनकी वजह से लैंड एनर्जी इम्बैलेंस हो जाती है, बिगड़ जाती है, निश्चित रूप से बिगड़ जाती है। दूसरा,
जिस प्रकार से भारत में हवन होते रहे तो तंत्र क्रियाएं भी बहुत होती रही हैं। किसी जमीन में कोई पर्टिकुलर तंत्र क्रिया हुई है, वो लंबे समय तक चल रही है, तो उसका भी बहुत बैड इफेक्ट हो जाता है वहां पर, है ना। और उसकी वजह से वो जमीन है वो एनर्जी के हिसाब से दूषित हो जाती है। तीसरी महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता रहा हूँ जो बहुत कम लोग जानते हैं, और मेरे ख्याल से वो इस चीज पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, इसलिए वो ज्यादा शुद्धिकरण की तरफ ध्यान नहीं देते। देखिए, आपने कोई प्लॉट लिया, अब वो जो प्लॉट लिया है, आपने जिससे प्लॉट लिया है उससे भी बहुत अच्छी तरह से लिया है, उन्होंने उससे अच्छी तरह लिया होगा, लेकिन हो सकता है 40 साल पहले, 45 साल पहले जब बड़ा प्रभाव था, जो जमींदार टाइप लोग होते थे उनका बड़ा प्रभाव था, उन्होंने हो सकता है कि किसी से जोर जबरदस्ती के साथ वो अपने नाम से प्लॉट करा लिया हो। तो वो एनर्जी जिस व्यक्ति की से ली है, हो सकता है वो उसको सोचते सोचते संसार से चला गया हो, आह निकली हो, जो आप शब्द बोल रहे हैं, उसका परिवार कितना उससे परेशान रहा हो, वो एनर्जी भी रहती है। इसलिए जब पंडित जो कार्य करते हैं वो बहुत अच्छा होता है, वो अलग चीज है। और साथ में वास्तु शास्त्री से भी आपको उस लैंड एनर्जी को कर लेना चाहिए, ना सिर्फ क्षमा मांगनी चाहिए उन लोगों से, इसमें कुछ डोनेशन के प्रावधान होते हैं, और लैंड को तो बहुत अच्छा किया ही जाता है, वो बहुत जरूरी चीज है, ताकि जो व्यक्ति उस लैंड को ले, जिसका उसका मालिकाना हक है, वो संतुष्टिपूर्ण अपनी लाइफ को उस प्लॉट में कुछ भी स्ट्रक्चर करके रह सके। बिल्कुल। ओके सर, ये तो हमारा जो हुआ लैंड वास्तु। और सर अभी एक चीज आपकी अभी इनकम्प्लीट रह गई है, जो आपने बताया पानी के अंदर खड्डा बना के उसमें पानी भरना, एंड देन वो सोख जाता है, तो वो किस मतलब व्हाट इज राइट इन दैट कि पानी सोखना या क्या, उसको एक बार वापस एक्सप्लेन कीजिए। अभी ऐसा है क्योंकि वो क्लियर नहीं हो पाई वो बात। जैसे ऐसा है कि अगर पानी अगर आप देखते हैं और पानी अगर उसमें उस स्तर तक को सोख लिया जाता है, तो वो एक अच्छा स्तर माना जाता है। अच्छा स्तर, अगर पानी सोख रहा है अगर, तो वो इट इज राइट होता है। और अगर बहुत कम स्तर पे ये चीज होती है, तो फिर हमको देखना पड़ता है कि लैंड एनर्जी कैसी है। इसी प्रकार से गड्ढा खोदा जाता है, वही जमीन में मिट्टी भरी जाती है, अगर वो प्रॉपर उतनी आके भर दी गई है जितनी थी, तो वो लैंड अच्छी मानी जाती है। अगर वो कम और ज्यादा होता है तो उस हिसाब से लैंड एनर्जी को हम कम या ज्यादा मानते हैं। इसके अलावा जब लैंड एनर्जी ज्यादा खराब होती है तो और भी कई प्रावधान होते हैं, जैसे गौ की पूजा करना और उसको लैंड पे चारों तरफ घुमाना, कुछ फूलों का उनका प्रयोग करना, और लैंड के साथ एक कनेक्टिविटी बनाई जाती है। क्योंकि संसार में आप जब पैदा होते हैं तब भी धरती का महत्व होता है, और अंततः आप धरती में ही जाके मिलते हैं, चाहे आप हिंदू की बात करें या किसी की भी बात करें। तो सर जैसे अपन ने जो लैंड था उसका हमने वास्तु समझा, अब हम कंस्ट्रक्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे लिए कंस्ट्रक्शन में अगर वास्तु की तरफ हम जाएं तो सबसे मेन इम्पोर्टेंट पार्ट कौन सा होता है हमारे अपने घर में? जैसे हमारा पूजा घर हुआ, किचन हुआ, या फिर हमारे वॉशरूम्स हुए, ये तो बेडरूम हुआ, या जो घर का जो मेन पर्सन होता है उसका, जिसको मास्टर बेडरूम बोलते हैं, वो बिल्कुल, हुआ। बिल्कुल। तो इस तरीके से मैं जानना चाहूंगी कि क्या क्या इम्पोर्टेंट है घर बनाते टाइम वास्तु का ध्यान रखने के लिए। बिल्कुल, देखिए बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए, जब हम घर के वास्तु की बात करते हैं तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया है कि जब भी आप प्लॉट लें तो लैंड एनर्जी होती है, उसको जरूर चेक कराएं। दूसरी सबसे बड़ी बात होती है कि आप ये ध्यान रखें कि जब भी आप अपने घर को बनाते हैं तो पहला तो एक मेन गेट आता है जो कि आपके कवर्ड एरिया का पार्ट नहीं होता है, है ना। तो वो आप सही पद में करें, कोशिश करें वो उत्तर पूर्व की तरफ हो या फिर उत्तर की तरफ हो, ये कोशिश करें। एक कोशिश आपको करनी है कि आपको अपने घर का दरवाजा, मुख्य दरवाजे की बात कर रहा हूँ, जो कि आपके कवर्ड एरिया में नहीं होता है, साउथ वेस्ट की तरफ नहीं होना चाहिए। साउथ वेस्ट की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं और फिर उसके लिए बहुत बड़े उपाय करने पड़ते हैं। तो पहला तो आपका मुख्य द्वार हो गया। मुख्य द्वार के बाद अब जो कवर्ड एरिया से आप जिसमें जाते हैं, फिर उस द्वार की बात होती है जिससे कि आप प्रवेश करते हैं, मुख्य रूप से आप प्रवेश करते हैं, तो उसकी भी दिशा बेहतर वही है जो मैंने आपको बताई है, वो सबसे बेहतर है। अब आते हैं अंदर की तरफ। देखिए, सबसे पहले आपको टॉयलेट्स देखने हैं कि टॉयलेट्स का कहाँ प्रयोग है और कहाँ पर प्रयोग नहीं है। तो सबसे पहले आपको वास्तु के हिसाब से टॉयलेट सही डायरेक्शन में करने हैं। अच्छा, ये मेन चीज है। पहली टॉयलेट है जो डिस्चार्ज की भी जगह है, जो वेस्टेज को डिस्चार्ज है उसकी जगह है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट, ये तीन डायरेक्शन ऐसी है जहां आपको टॉयलेट बिल्कुल भी नहीं है। ये डिजास्टर प्लेस है। अच्छा। यहाँ पर हमें भी बड़ी मुश्किल होती है उसको सही करने में। दूसरा आपको जो ध्यान रखना है वो है आपकी किचन का, क्योंकि आप देखिए कि घर की सारी धुरी महिला होती है। अगर महिला किसी भी रूप में
या तो मेंटली या फिजिकली बीमार होती है तो उसका प्रभाव सारे घर में पड़ता है। बिल्कुल। तो कहते हैं कि अगर महिला बीमार है तो घर का वास्तु अपने आप ही बिगड़ बीमार जाएगा, हो गया है ना, और सारे लोगों पे उसका प्रभाव पड़ेगा। तो आपको कोशिश करनी है कि सबसे पहले साउथ ईस्ट की तरफ अपनी किचन बनाए, और साउथ ईस्ट नहीं है तो फिर आप नॉर्थ वेस्ट की तरफ, जो सेकंड बेस्ट ऑप्शन है, वहां पर बनाएं। कभी भी आपको नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट में किचन नहीं बनानी चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में बनाएंगे तो बीमारियां लंबी होंगी आपकी ऐसी, जो कि हो सकता है कुछ क्योरेबल ना हो। और अगर साउथ वेस्ट में बनाएंगे तो मानकर आप चलिए इतने झगड़े होते हैं पति पत्नी में, और आप उनको सामने बिठाएंगे। मेरे पास बहुत सारे केस आते हैं, जब सामने बिठाते हैं तो वजह कुछ नहीं होती, टॉपिक कोई नहीं होता, बस नहीं है कि हमें तो बस ऐसा है जी, झगड़े करने का मन हो जाता है, हम तो झगड़ पड़ते हैं और फिर वो है ना चीजें लंबी जाती हैं। तो हम पूछते हैं कि आपका किचन कहाँ पर है, तो वो किचन बताते हैं। तो फिर साउथ वेस्ट से हमें किचन या तो हटानी पड़ती है, कुछ समय के लिए उसको, थोड़े दिनों के लिए हमें दूसरी जगह पे करनी पड़ती है। धीरे धीरे एनर्जियां बैलेंस होने लग जाती हैं। अब तीसरा आता है आपका पूजा घर। देखिए पूजा घर, मैं बहुत सारे लोगों से कहता हूँ कि पूजा घर में छोटा सा बनाना चाहिए। बड़े पूजा स्थल मंदिर है, वहां पर जाके आप करिए। दूसरा, पूजा सबसे अच्छा है कि आप उसको नॉर्थ ईस्ट में करें। अदरवाइज पूजा घर आप किसी भी जगह पे कर सकते हैं। पूजा करते समय उत्तर या पूर्व की तरफ आपका ईशान कोण का मैंने सुना है। हाँ, नॉर्थ ईस्ट, तो वहां पर ईश्वरीय कोण है। लेकिन कहते हैं ना, देखो आपको एक चीज और हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। कई बार क्या होता है कि फ्लैट सिस्टम है, नॉर्थ ईस्ट आपका ऑक्यूपाइड है, आप वहां नहीं कर सकते। फिर क्या होगा, घर में मंदिर छोटा बनाएं, उसमें मूर्ति ना रखें तो बहुत अच्छा है, उसमें आप सिर्फ रखें अपनी तस्वीरें। और तीसरी और महत्वपूर्ण चीज़ है, वो और भी महत्वपूर्ण चीज़ है कि जब भी आप उनके साथ एक रिलेशन बनाएं तो उनके साथ रिलेशन आप फ्रेंडशिप का बनाएं। घर में आपके जो भी रखे हुए हैं, ठाकुर जी रखे हुए हैं, शिव जी भगवान है, वो आपके एक तरह से गार्जियन है। बातचीत करें, अपने दुख की बात करें, अपने सुख की बात करें, थोड़ा सा उनके साथ हंसी ठिठोली करें। जहाँ पर बात होती है सुप्रीम पावर और बॉस की, तो मैं लोगों को बोलता हूँ उसके लिए मंदिर है। वहां जाएं, ध्यान करें, भगवान की भक्ति में जाएं। तो किसी भी डायरेक्शन में जब आप भगवान को कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जहां भगवान बस गए वो डायरेक्शन फिर उन्हीं की हो गई है। कोशिश करें नॉर्थ ईस्ट में, अन्यथा किसी भी डायरेक्शन में करें। और वहां पर जो भगवान के नीचे वस्त्र पहनाते हैं, भगवान की जो पोशाक पहनाते हैं, तो जो भी उस डायरेक्शन का कलर जो ऑन होता है उसी के हिसाब से पहना है। अच्छा, ओके। और पूरे घर को भगवान को समर्पित कर दे, फिर आपको तनाव की जरूरत ही नहीं है, टेंशन की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, यही सबसे बड़ी चीज होती है, यही सबसे बड़ी चीज होती है। सर, आप कमर्शियल वास्तु के एक्सपर्ट, आपकी यूएसपी है इंडस्ट्रीज का वास्तु देखना करना, और ये थोड़ा सा ना टॉपिक भी न्यू है, तो आप इसको हमें थोड़ा एलेबोरेट करके बताइए कि कमर्शियल वास्तु क्या होता है। बिल्कुल, बहुत बहुत बढ़िया। देखिए, जब हम बात कमर्शियल वास्तु की करते हैं तो उसमें मुख्यतः दो चीजें आती हैं। एक तो आपका कमर्शियल प्लेस होता है, यानी कि आपकी ऐसी कोई शॉप, आपका कोई ऐसा जो शोरूम होता है जिसमें आप कोई कमर्शियल एक्टिविटी करते हैं। और दूसरा आता है इंडस्ट्री। मैं ये मान के चलता हूँ कि कोई भी देश आगे तब बढ़ता है जब उसका व्यापार आगे बढ़ता है, जब उसमें बहुत सारी इंडस्ट्रियाँ होती हैं। इंडस्ट्रियाँ आपको रोजगार देती हैं। अब रोजगार देती हैं तो रोजगार के वाले के पास भी पैसा आता है। अब जब मैं बात करता हूँ एक इंडस्ट्री वाले की, तो जब इंडस्ट्री वाला एक किसी भी फैक्ट्री की स्थापना करता है तो वो उसमें अपने सपने लगाता है जी, अपनी महत्वाकांक्षाएं लगाता है, अपना पैसा लगाता है, रिस्क लगाता है, अपनी फैमिली का पूरा टाइम लगाता है। तो इसलिए उसको इंडस्ट्री वास्तु पे बड़ी ध्यान देने की जरूरत होती है, क्योंकि इनमें से कोई भी चीज इम्बैलेंस हो तो फिर मामला बिगड़ने लग जाता है। ओके सर, इंडस्ट्री वास्तु में आप सबसे ज्यादा किस चीज पे फोकस करते हैं? कौन सा एरिया होता है जिसको आप सबसे ज्यादा, जैसे अभी आपने घर में किचन बताया, वैसे इंडस्ट्री वास्तु में एक इंडस्ट्री अगर आप उसका वास्तु देख रहे हैं तो वो सबसे ज्यादा क्या फोकस करते हैं? देखिए, लैंड एनर्जी के बाद हम सबसे पहले साउथ वेस्ट देखते हैं। उसमें साउथ वेस्ट ऑनर हाउस होता है, मालिक का घर होता है। और इस बात को पूरी तरीके से आपको मानना चाहिए कि इंडस्ट्री में कभी ना कभी प्रॉब्लम्स तो चलती ही रहती हैं। तो अगर ड्राइवर अच्छा है ना, तो वो आपकी छोटी गाड़ी को भी मर्सिडीज की तरह लेकर चलेगा। और अगर ड्राइवर अच्छा नहीं है तो वो मर्सिडीज को भी एक छोटी गाड़ी बना देगा। तो इंडस्ट्री में सबसे बड़ा इफेक्ट होता है उसके ऑनर का। अगर उसके ऑनर में विल पावर अच्छी है, वो प्रॉब्लम्स को हैंडल अच्छा कर सकता है, तो वो सारे तीनों जोन संभाल लेगा। साउथ वेस्ट ऑनर हाउस होता है। तो हम क्या करते हैं कि ऑनर हाउस में टॉयलेट नहीं हो, ऑनर हाउस में सेप्टिक टैंक ना हो, वहां गड्ढा नहीं होना चाहिए, वहां पर ही ऑनर का ऑफिस होना चाहिए, कलर जोन वहां पर होना चाहिए अच्छा,
और साउथ वेस्ट भारी होना चाहिए। हम सबसे पहले ये कोशिश करते हैं, ओके। क्योंकि अगर आपने साउथ वेस्ट फैक्ट्री में संभाल लिया जहाँ से ऑनर अपनी ऑनरशिप करता है, तो फिर आप नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट सब संभाल लेंगे। तो सबसे पहले हम साउथ वेस्ट देखते हैं। सर, जिनका बिजनेस चल रहा है, उनको बिजनेस से परेशानी आ रही है, तो वो किस तरीके से अपना वास्तु ठीक कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। देखिए, अगर आपको बिजनेस में परेशानी आनी शुरू होगी ना, तो थोड़ा सा ये ध्यान देने की कोशिश करें आप कि बेसिक प्रॉब्लम क्या आ रही है। ओके। अगर आपको लग रहा है कि आपकी डिमांड कम हो गई है, या आपको लग रहा है कि आपके पास बहुत सारे आप कांटेक्ट लेते थे वो कम हो गए हैं, हाँ। तो आपको उस पर ध्यान देने की जरूरत है। फिर तो आपको उत्तर दिशा देखनी पड़ेगी, जो अपॉर्चुनिटीज की जगह है। अगर आप ये देख रहे हैं कि आपके पास जो पैसा आता है उसकी लिक्विडिटी में प्रॉब्लम हो गई है, ओके, तो फिर आपको साउथ ईस्ट देखना पड़ेगा। अच्छा। अगर आप ये देख रहे हैं कि आपके कर्मचारी आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो फिर आपको नॉर्थ वेस्ट देखना पड़ेगा। ओके। अगर आप ये देख रहे हैं कि आपका कंट्रोल आपकी कंपनी पे खत्म होता जा रहा है, यानी कि आपके रिलेशंस खराब होते जा रहे हैं, आपका मार्केट में जो एक नाम था वो जा रहा है, तो फिर आप साउथ वेस्ट देखना शुरू करें। साउथ वेस्ट देखना शुरू करें। मतलब मैंने आपको जो समस्याएं बताई हैं, अगर ये प्रॉब्लम होती है तो आपको कहीं ना कहीं ध्यान करना पड़ेगा कि शायद हमारे इस जोन में गड़बड़ हो रही है, इसकी वजह से सब चीजें हो रही हैं। तो बेसिक तो अच्छा ही है कि जब आप इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं अपनी फैक्ट्री में, कॉमर्शियल प्लेस में, तो एक बार किसी भी अच्छे से वास्तुशास्त्री को बुलाकर उनकी सलाह लें, अपनी एनर्जियों को बैलेंस कराएं। जैसे मैंने आपको बताया कि एनर्जी यानी कि जिसकी वजह से आज और मैं और आप बात कर रहे हैं, उनको बैलेंस कराएं, और निश्चित रूप से फिर आपको फायदा होगा। और जो भी प्रावधान आपको वास्तुशास्त्री कंसल्टेंट बताते हैं उनका आप पालन करें। ओके सर, कई बार ना सब कुछ सही हो रहा होता है, लोग अपना वास्तु भी अपना अच्छा से करवाते हैं, शुरुआत में सब प्रोसीजर फॉलो बिल्कुल बिल्कुल, उसके बाद में भी प्रॉब्लम्स आ रही होती है, ऐसे में क्या भूल चूक हो सकती है? देखिए, अगर आपने वास्तु के अनुसार अपने पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को बनवाया है और उसके बाद आपको कुछ समय बाद प्रॉब्लम आने लगी है, तो अब आपको दो चीजें देखनी पड़ेंगी, जो मैं हमेशा कहता आ रहा हूँ। अगर आपकी प्रॉब्लम कॉमर्शियल प्लेस में है, हाँ, तो सबसे पहले तो आप अपने घर का वास्तु चेक कराएं। कई बार क्या होता है, आपके घर के वास्तु में गड़बड़ होती है, हाँ, आपकी एनर्जियां आपके घर में जाके स्थिर होती है, क्योंकि वहां पर जाके आप रेस्ट करते हैं, आराम करते हैं, फिर सुबह उठ के काम पर आते हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपना घर का वास्तु फिर चेक कराना चाहिए कि कहीं ऐसा नहीं हो कि घर के वास्तु का इफेक्ट है वो इस प्लेस पे आने लगा है। और दूसरा, त्वरित रूप से आपको ये देखना है, कई बार क्या होता है कि फैक्ट्री में हम किसी कॉर्नर को बढ़ा देते हैं और हमें पता ही नहीं लगता। कई बार क्या होता है कि आपका जो स्क्रैप है, हाँ, वो नॉर्थ वेस्ट में रखा है, हाँ, और आपने उसको साउथ वेस्ट में रखना शुरू कर दिया, आपको ध्यान चला गया आपका, कोई दिक्कत नहीं है आपको। हाँ। कई बार ऐसा होता है कि आपने कोई सेप्टिक टैंक बाद में निर्माण करा लिया और आपको पता ही नहीं है, मतलब आपने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, उस समय उसकी प्रॉब्लम नहीं आती, थोड़े समय बाद आने लग जाती है। तो जब भी आप किसी भी फैक्ट्री में, अपनी फैक्ट्री में छोटा मोटा भी निर्माण कार्य कराएं, उसमें भी आप वास्तु कंसल्टेंसी लें ताकि वो सही जोन में हो। तो दो चीजें ही हो गई, पहले आप अपने घर का वास्तु देखें और ये देखें कि आपने कंपनी में कोई नया कंस्ट्रक्शन तो नहीं करवाया है, उसका भी ध्यान दें। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं बार बार कहता हूँ, वो पहले भी कह चुका हूँ, कि आपको लैंड एनर्जी देखनी है। उसके बाद लैंड एनर्जी आपको जरूर सेलेक्ट करनी है कि कहाँ कुछ, वो तो मतलब बेस हो गया है, बेस हो गया है, बेस हो गया है। आप देखें, कई बार आप मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स आते हैं कि उन लोगों ने अपनी बहुत अच्छी फैक्ट्री चला रखी है, वो कोई और प्लॉट लेते हैं, उस प्लॉट को लेने के बाद उनकी उस फैक्ट्री का प्रोडक्शन गिरने लग जाता है। अच्छा, क्यों? क्योंकि आपने मालिकाना हक में कोई ऐसी प्रॉपर्टी को इंसिडेंटली ले ली, हाँ, कि जिसमें कुछ तत्व बड़े नेगेटिव है। इसलिए जब भी आप कोई भी प्लॉट लें, तो उसको शुद्ध करा लें। ये इंतजार नहीं करें कि भाई ये तो मैंने इन्वेस्टमेंट पर्पस से लिया है, हाँ, इसको तो मुझे दूसरे को ही देना है। नहीं, आपका मालिकाना हक हो गया ना, हाँ, तो उसको करा लें, क्योंकि जितने में आपने लिया है कंसल्टेंसी बहुत कम पैसे में लगेगी उसमें। हाँ। या आपको लगता है मैं 3 साल बाद मकान बनाऊंगा, नहीं, वेट नहीं करें। देखिए, कोई गलत चीज अगर आपके पास आ गई है, तो आप ये सोचते हैं कि जब मैं इसको लूंगा तभी मुझे इससे नुकसान होगा, नहीं, उसने आते ही आपको नुकसान देना शुरू कर दिया है। बहुत लोग ध्यान नहीं देते, इसलिए जो बहुत मैच्योर और एक्सपीरियंस होल्डर वास्तुशास्त्री होते हैं, वो इन सब चीजों का बड़ा ध्यान रखते हैं और वो सारे एस्पेक्ट में फिर काम करते हैं, जितने भी एस्पेक्ट होते हैं। सर, एक चीज जानना चाहूंगी कि भारत में वास्तु का चलन ज्यादा है कंपैरेटिवली अदर कंट्रीज, ऐसा क्यों? बाकी जगहों पे क्यों वास्तु का इतना महत्व नहीं? देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, भारत की जो लैंड एनर्जी है ना, जैसे भारत को कहते हैं कि भारत की लैंड एनर्जी बहुत ही शुद्ध है, लेकिन हमें एक बात और ध्यान रखना पड़ेगा कि पूरा भारत है ना, पूरा भारत
लंबे समय तक युद्ध क्षेत्र रहा है। अच्छा। आप ही लगा लो, हम अगर देखा जाए तो एक तरह से हम 19वीं शताब्दी तक हम प्रॉपर तरीके से युद्ध क्षेत्र रहे। तो जब युद्ध क्षेत्र रहते हैं ना, तो उसमें बहुत नेगेटिविटी होती है। ये बात सही है कि भारत बहुत सारे ग्रंथों का रचयिता है, भारत में बहुत सारे मंत्रों का उल्लेख हुआ है, भारत ज्ञान का भंडार था। लेकिन जब मैं लैंड की बात करता हूँ तो भारत में हमेशा युद्ध होते रहे। आपको पता है कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था, करोड़ों उसमें सेनाएं थी जी। राम जी ने भी युद्ध किए थे, भारत के जो बड़े बड़े अवतार थे सबने युद्ध किए थे। फिर जब बड़े बड़े आप राजाओं के नाम लेते हैं तो उनमें भी फिर युद्ध हुआ था। तो इस वजह से क्या है कि हर जगह आपको इस तरह की चीजें मिलेंगी जहाँ की डेड बॉडीज हैं हर जगह। तो क्या है कि वहां से हमारी एनर्जी सब ऊपर नीचे हो जाती है। दूसरा एक है कि भारत में चूंकि भौगोलिक असमानता बहुत है। भौगोलिक असमानता से मतलब है, एक पहाड़ी क्षेत्र है हमारा, एक हमारा पूरा क्षेत्र है थार का, जिसको हम कहते हैं रेगिस्तान, एक हमारा तटीय क्षेत्र है, एक हमारा पूरा जंगल का क्षेत्र है, एक हमारा पूरा मैदानी भी क्षेत्र है। तो जब हम ओवरऑल एनर्जी की बात करते हैं तो उस एनर्जी का संतुलन हमें बड़ा जरूरी हो जाता है। अब आप ये बात और देखिए, ये एक प्रश्न है कि भारत में जितना ज्ञान था उसी ज्ञान का छोटा सा अंश लेके आज नासा काम कर रहा है जी। हमने तो बहुत पहले बता दिए थे कि कब सूर्य ग्रहण होगा, कब चंद्र ग्रहण होगा, हजारों वर्ष पहले बता दिए थे ना जी। नासा उसका छोटा सा अंश लेके काम कर रहा है। इसके अलावा हमने जिस भी चीज की संरचना करी, आज दूसरे लोगों ने उसी चीज को अपनी संरचना बता के पूरे विश्व में फैला दिया जी। लेकिन आप ये सोचिए कि ये चीजें भारत में कैसे हो गई, क्योंकि उस समय तो कोई कंप्यूटर भी नहीं था, उस समय कोई मोबाइल नहीं था, स्टोरेज नहीं थी। उस समय के जितने भी ऋषि मुनि थे वो ना सिर्फ हर चीज वास्तु यानी कि एनर्जियों को सेट करके करते थे, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी करते थे। तो उन्होंने इतना ज्ञान प्राप्त करा, इतना ज्ञान प्राप्त किया कि वो ज्ञान उन्होंने अपने बड़े बड़े ग्रंथों में लिखा। अब वो बात अलग है कि हम लोग उसे अच्छी तरह से अडॉप्ट नहीं कर पाए, विदेशों ने साइंटिफिक तरीके से उसको अडॉप्ट कर लिया। लेकिन कहीं ना कहीं सही एनर्जी में रहने के कारण ही हम इतना बड़ा ज्ञान प्राप्त कर पाए। और अब भगवान की दया से पुनः उन सब चीजों पे भारत के युवा छात्र, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, भारत के जो युवा लोग हैं वो रिसर्च कर रहे हैं और ये बता रहे हैं पूरे वर्ल्ड को कि जो चीज आज आपके पास है, हमें कोई दिक्कत नहीं है कि आप उसको यूज करें, पूरे विश्व में सही तरीके से उसको यूज करें, लेकिन वो हमारा ही ज्ञान है। हमारे एक एक किताब में पूरे विश्व की सार गर्भित चीजें हैं और वो हमारे चारों वेदों में भी हैं, उपनिषद में भी हैं, हर जगह आपको मिलेगी। और मैं तो बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि हम भारत में जन्मे। ओके सर, आप मुझे ना कोई एग्जाम्पल देके बताइए कि जिससे वास्तु पूजा से चमत्कार सा हुआ हो। हाँ बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, एक फैक्ट्री में मैं गया था। अब उस फैक्ट्री के जो ओनर थे उन्हें बहुत ऊंची पोस्ट मिली थी। बहुत ऊंची पोस्ट मिली थी, मतलब कि उन्होंने बहुत अच्छे संगठन के वो अध्यक्ष बने थे। तो हिसाब ये होता है कि जब आप किसी संगठन के अध्यक्ष बनते हैं तो निश्चित रूप से आपके संपर्क अच्छे अच्छे लोगों से हो जाते हैं। तो ऐसे में तो आपकी फैक्ट्री बहुत तेजी से आगे बढ़नी चाहिए। होने क्या लगा कि उनकी फैक्ट्री उस समय के बाद से नीचे जाने लगी। नीचे जाने लगी मतलब कि उनके कॉन्टेक्ट्स कम होने लगे। तो मेरी उनसे बातचीत वगैरह हुई कि ऐसा क्यों हुआ, वो भी खुद आश्चर्यचकित थे। अब जब मैं गया उनकी फैक्ट्री में तो वहां पर जाने के बाद हमें पता लगा कि वो जो जमीन थी वो अपनी ऊर्जाएं खो चुकी है। अच्छा। वो जमीन अपनी ऊर्जा खो चुकी है। इस वजह से वहां पर जो भी ऑर्डर आते थे, गवर्नमेंट सेक्टर के कुछ ऑर्डर आते थे या प्राइवेट सेक्टर के आते थे, वो ऑर्डर्स बाद में वापिस हो जाते हैं, मतलब उनका काम नहीं चलता है। तो उसको फिर हमने एनर्जेटिक किया तो दोबारा उनका काम चलने लगा। उनका जो बेटा था उसको भी एक दूसरा काम मिल गया। उनको भी दूसरा काम मिल गया। और हमने ये कोशिश करी कि उनका जो दरवाजा था वो हमने फिर एक नॉर्थ वेस्ट की साइड से और थोड़ा सा दरवाजा खुलवा दिया। एनर्जी का फ्लो हमने सही बता दिया। और ऐसे ही अभी नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन एक बहुत बड़ा मकान बना था और उसमें भी बहुत सालों से काम बिल्कुल बंद था। जबकि काम बंद होने के 3 रीजन होते हैं। या तो आपके पास पैसे की कमी है जी, या आपके फैमिली में प्रॉब्लम्स आ गई तो आप उसमें इन्वॉल्व हो गए, या आपके पास लिटिगेशन आ गए। तीनों में से कोई चीज उनके साथ नहीं थी। फिर क्या प्रॉब्लम थी? उनकी प्रॉब्लम थी साउथ वेस्ट में। जैसे मैं आपको कहता हूँ ना, ऑनर हाउस में प्रॉब्लम थी। ऑनर हाउस वो पूरा ओपन था। तो कभी ऐसा कुछ हुआ होगा कि जब सालों पहले उसकी भरत हुई होगी, क्योंकि उसकी भरत बहुत पहले से हो रखी है,
हाँ। तो कहीं आप कोई ऐसी क्रिया करते हो किसी के लिए नेगेटिव, और वो क्रिया की पूरी चीजें जब आप भरत करते हो तो उठ के वहां पर डंप हो जाती हैं, वहां पर चली जाती हैं। जनरली तो जब आप मिट्टी को उठाते हो तो वो बिगड़ जाती है, नहीं बिगड़ी हो, पूरी की पूरी उसमें चली गई हो। अब पूरी उसमें चली गई हो तो जाने के बाद फिर वो स्थिति बहुत बेकार हो जाती है। उस चीज को हमने सही करा, ईश्वर से क्षमा मांगी, साउथ वेस्ट को हमने अच्छा किया, फिर उनका काम चलने लग गया। क्योंकि बड़ी अच्छी बात ये होती है, हमें बड़ी खुशी होती है जब कोई क्लाइंट जो सालों से किसी चीज में इन्वॉल्व रहता है, और आपको पता है मकान हर किसी का सपना होता है, बिल्कुल सर। और अगर आपने बहुत मेहनत से करोड़ों कमाए, करोड़ों मकान में लगा दिए, तो फिर तो आपके लिए हर पल एक यादगार होता है जी। तो अब जब भी उनका मकान का काम चलता है तो बड़ी खुशी होती है कि चलो मकान का काम चल रहा है। ओके। हाँ, ये बड़ी अच्छी चीज होती है। तो सर कमर्शियल और ये तो हमने समझ लिया घर के वास्तु का। सर जो लोग रेंट पे रह रहे हैं उनके पास तो ऑप्शन नहीं है ना कि वो कुछ भी उसमें चेंजेस कर सके, क्या करे, तो ऐसे में उनके लिए वास्तु किस तरह से काम करेगा? देखिए, आप अगर रेंट पे रहते हैं तो आप इसको मान के चलें कि रेंट पे आप रहते हैं तो रेंट देते हैं, यानी कि जब तक आप रेंट पे रहते हैं आप उस पे मालिकाना हक रखते हैं। ओके। अगर आपको कोई वहाँ वास्तु की रेमेडी करनी है, टॉयलेट की, किचन की, बिना तोड़ फोड़ के, तो सबसे बेहतर बात यह है कि आप अपने मालिक से, जो भी आपका मकान का लैंडलॉर्ड होता है, उससे बातचीत करें कि हम ऐसा करना चाह रहे हैं। अब अगर समझिए कि वो विश्वास नहीं करते हैं, वो आपको परमिशन नहीं देते हैं, हालांकि वो बिना तोड़ फोड़ के होती है, फिर भी अगर वो नहीं देते हैं आपको परमिशन, तो दो चीजों के माध्यम से, एक जो कलर कॉम्बिनेशन होता है और एक लाइट कॉम्बिनेशन होता है, उसके माध्यम से आप अपने रेंटेड हाउस पे भी एक अच्छी एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, जो नॉर्थ ईस्ट का कलर होता है, उसमें नॉर्थ ईस्ट का जो कलर होता है, जो जल तत्व होता है, तो वहां पर आप ब्लू यानी कि ब्लैक, नीला और व्हाइट रंग ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करें। अच्छा। जब आता है आप साउथ ईस्ट में तो वहाँ जो रेड फैमिली के कलर्स होते हैं, उनको बढ़ाने की कोशिश करें। साउथ वेस्ट में आप ब्राउन और येलो रंग बढ़ाने की कोशिश करें, और नॉर्थ वेस्ट में आप ग्रे, मेटेलिक गोल्ड कलर, ये पिक्चर के रूप में लगा लें, है ना। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी जो नेम प्लेट है ना, नेम प्लेट आपकी ऊर्जाओं को सोख करती है। अच्छा। और मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ कि आप इतने सारे वास्तु उपाय करते हैं, आप बहुत सारी और चीज भी करते हैं, जरा नेम प्लेट पर ध्यान दें। नेम प्लेट आपकी जिंदगी को बदल कर रख देती है। कैसे? अब नेम प्लेट में आपको क्या करना है कि आप जिस भी डायरेक्शन में नेम प्लेट लगा रहे हैं, यानी कि जैसे सपोज करो कि आपका जो घर का दरवाजा है वो आप साउथ ईस्ट की तरफ खुलता है, तो आप अपनी पहले एक अच्छी नेम प्लेट बनाएं, अच्छा इन्वेस्ट करें नेम प्लेट पे। अगर आप एक साधारण नेम प्लेट मानकर चलिए आपकी 500 की बनती है, तो आप 1,500 से 2,000 की अच्छी नेम प्लेट बनवाएं। उसमें अपना नाम बहुत अच्छी तरह लिखें, अपना एड्रेस लिखना है तो वो भी लिखें। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से घर का जो मालिक है उसका जो मूलांक बनता है उसको एक साइड में लिख दें। अच्छा। और साउथ ईस्ट में अगर आपका दरवाजा खुल रहा है तो फिर वहां पर लाल रंग की आप अधिकता कर दें। अच्छा। रात को आपकी नेम प्लेट चमकनी चाहिए। ओके। ये नेम प्लेट का चमकना, नेम प्लेट का कलर जोन के हिसाब से सही होना, उसमें आपका जो भी नंबर बनता है उस नंबर का एक साइड में लिखा होना, ये आपके भाग्य को बदल कर रख देगी। खासतौर से मैं रेंटेड हाउस जो है, जिनमें लोग रहते हैं, उनके लिए कह रहा हूँ, क्योंकि नेम प्लेट लगाने का उनको राइट होता है, कौन सा कलर का लगाएंगे, उसमें लाइट लगाएं या ना लगाएं, वो उनको राइट होता है। तो जो चीज आपके होल्ड में है ना, उसको आप परफेक्ट करने की कोशिश करें। ये रहा ये रेंटेड हाउस की सबसे बड़ी शर्त है। अपने घर का जो दरवाजा जिस साइड निकल रहा है, वहां पर कलर संयोजन करें। क्या बात है। बंधनवार वहां पर लगाएं। एक महत्वपूर्ण बात भी कुछ कलर का हाँ, मैं वही आपसे कह रहा हूँ, कलर जोन मैंने आपको बता ही दिया है कि जब हम बंधनवार लगाते हैं, अगर हम आर्टिफिशियल लगा रहे हैं तो सबसे पहले हमें जो अशोक की वृक्ष होती है उसकी बंधनवार लगानी चाहिए, उसके साथ आर्टिफिशियल हम लगाएं। वो कुछ समय बाद मुरझा जाती है, बीच बीच में उसको बदलते रहें, आलस ना करें। इतना कष्ट जरूर करें, हर चीज में आप आर्टिफिशियल चीज पे ना जाएं, ठीक है। घर के बाहर कोई सी भी आपकी डायरेक्शन हो, आप कोई भी प्लांट, जेडी का पाम को भी लगा सकते हैं, या कोई सा भी आपका जो पाम का पौधा है वो घर के बाहर लगाएं, आपको अद्भुत फायदा देगा। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह कि जब हम स्वस्तिक की बात करते हैं तो प्रियंका जी, मुझे बड़ा दुख होता है आजकल कि लोग रेडीमेड स्वस्तिक ले आते हैं। ये मैं इसी प्रोग्राम में अलग से आपको एक बात कह रहा हूँ कि आप स्वस्तिक जो होता है ना, स्वस्तिक के मध्य में ब्रह्म का स्थान होता है, ब्रह्मा का। ओके। जो इसकी चारों दिशाएं वो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ को बताती हैं। हाँ। और जो इसके मध्य के कोने हैं वो पूरे वास्तु के नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट को बताते हैं जी।
अब आपको करना क्या है कि जब भी आप स्वस्तिक बनाएं, पहली बात स्वस्तिक घर की महिला को बनाना चाहिए। जी। आप पत्नी के रूप में हो या बहन है या माँ बनाए। रोली, जी। चंदन, हाँ। हल्दी, इन तीनों को आप मिलाएं, है ना, कुमकुम को भी मिलाएं। हाँ। 4 चीजों को मिला के गंगा जल से, हाँ। और फिर बड़े सधे हुए हाथों से फिर आपको अपने स्वस्तिक का चिन्ह लगाना चाहिए। घर के आप बाहर। अच्छी तरह देख लें कि हाँ। स्वस्तिक का चिन्ह कैसे बनता है। हाँ। ये जब आप बनाएंगे उसके बाद भगवान की पूजा करें तो समझो आपने अपने घर के दरवाजे को बहुत सारी नेगेटिविटी से, बहुत सारे वास्तु दोषों से बचा लिया है। लेकिन हम में से कोई ये कष्ट करता नहीं है ना। हाँ। बाहर गए, अगर हम जयपुर की बात गए तो पुरोहित जी का कटला में गए, वहां पर बने बनाए मिलते हैं और जाके ले आए, या कहीं से ऑनलाइन कर लिया। आजकल तो ऑनलाइन का भी शौक है, ऑनलाइन है। जबकि स्वस्तिक का जो मतलब होता है वो पवित्रता से भी होता है। स्वस्तिक आपकी शुभ वृद्धि के लिए भी होता है जी। तो मेरी सबसे ये कहना है कि स्वस्तिक घर की महिलाएं बनाएं, रोली, कुमकुम, हल्दी और चंदन का मिक्सर करें, गंगा जल से बनाएं, बड़े शुद्ध भाव से आप अपने घर के दरवाजे में ऊपर लगाएं, और फिर आप देखें कि आप बहुत सारी नेगेटिविटी से वैसे ही बच जाएंगे। वेरी नाइस सर, बहुत अच्छा। सर माइक्रो वास्तु के बारे में बताइए, माइक्रो वास्तु कैसे हमारी रूटीन लाइफ में इफेक्ट करता है? हाँ, देखिए माइक्रो वास्तु का जैसे मैंने आपको पार्ट बताया कि माइक्रो वास्तु लैंड एनर्जी वास्तु और एस्ट्रो वास्तु का एक पार्ट होता है। अब मानकर चलिए कि आपने अपने घर में एक बहुत अच्छी तरीके से इन तीनों का कॉम्बिनेशन कर लिया। घर आजकल आप बड़े बड़े घर होते हैं, बड़े बड़े घरों में आपको जाना होता है, फिर तो वहां पर आपने सबसे पहले तो लैंड एनर्जी चेक करा ली। सबसे पहला काम करें कि आप अपनी लैंड की एनर्जी को चेक कराएं और कुछ दान का प्रावधान करें और माफी मांगे कि भाई किसी भी रूप में इस लैंड पर जिन लोगों में तृप्ता अतृप्ता है उन सबसे हम माफी मांगते हैं। दूसरा, मैंने आपसे कहा कि वास्तु में गेटों का बड़ा ध्यान रखें कि आपका जो मुख्य गेट है और फिर आपके घर का जो इनर गेट है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। जब हम बात करते हैं तीसरे पार्ट की, तो देखिए इसमें कुछ चीजें हैं जो व्यवहारिक रूप से हैं। देखिए रेमेडी तो हर किसी की अलग अलग ही होती है। लोग ऐसे ही बता देते हैं कि भाई ये रेमेडी है, वो नहीं, वो अलग अलग होती है। बट कुछ ऐसी हैं जो प्रैक्टिकल व्यवहारिक रेमेडी है। आप ये तय करके चलने में हर लोग से कहता हूँ कि आप अपने घर में सप्ताह में 2 दिन एक बार लोबान में भीमसेनी कपूर डाल के उसकी धुनी दें। अच्छा। एक बार भीमसेनी कपूर में सरसों, पीली सरसों होती है, उसको देख के आप धुनी दें। इससे क्या होता है, आप नेगेटिव एनर्जी को बाहर कर देते हैं, अंदर से बाहर की तरफ। दूसरा जो आपको काम करना है कि अपने घर में आपके तुलसी का पौधा जरूर होना चाहिए, और वो तुलसी का पौधा आपका नॉर्थ ईस्ट की तरफ लगा हुआ होना चाहिए। अच्छा। सबसे बेटर है कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ आप लगाएं, तुलसी का पौधा आप जरूर लगाएं। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि आप अपने घर में एक लकी बम्बू प्लांट होता है वो लगाएं। अपने घर में आपको एक स्नेक प्लांट होता है वो सब लगाना चाहिए। क्योंकि जब मैं घर की वास्तु की बात करता हूँ ना, तो प्रियंका जी आजकल क्या है, देखिए एक समस्या है और उसका समाधान भी हमें निकालना पड़ता है व्यवहारिक। कि पहले जब घर होते थे तो उन घरों में क्या होता था कि लंबे चौड़े घर होते थे, बीच का स्थान खाली होता था, वहां तुलसी होती थी, तो स्पेस एनर्जी अपने आप ही बन जाती थी जी। हो गई स्पेस एनर्जी। अब आजकल आप स्थिति देख लीजिए, बिल्कुल आजकल छोटे छोटे फ्लैट्स होते हैं, अब कहाँ तो उनमें स्पेस एनर्जी, क्योंकि हमारे ऊपर भी कोई रह रहा है, हमारे नीचे भी कोई रह रहा है, साइड भी कोई रह रहा है, इधर रह रहा है। आप बालकोनी से पूरा आकाश ही नहीं देख सकते, पूरे स्पेस को तो देखने की बात अलग है। चूंकि हाई राइजेज बिल्डिंग हो गई है तो आप तारे भी नहीं देख पाते हैं आजकल। जब अगर काली रात है तो बात ठीक है, वरना तारे भी नहीं देख पाएंगे आप। तो अब अपन को क्या करना है कि अपन को घर में पौधों के माध्यम से, ये जो शुद्ध धुनियां होती हैं जो पहले हवन में काम आती थी, उनके माध्यम से, और जैसे मैंने आपको बताया कि स्वस्तिक और बंधनवार के माध्यम से अपने घर की एनर्जी को आपको बिल्कुल पॉजिटिव रखना है और बहुत ही ज्यादा बैलेंस रखना है। फिर आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में अपने आप चमत्कार होने लग जाएंगे। जी सर, ना कुछ लोग जैसे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का पार्ट होते हैं जी, उनके लिए वास्तु किस तरह से काम करेगा? बहुत बढ़िया आपने सवाल पूछा। और आजकल तो आपको पता है एंटरटेनमेंट जो है वो सिर्फ आप आजकल एक तरह से कहें कि टीवी और मोबाइल में आपका आ गया है। ऐसा नहीं है कि पहले की तरह बॉलीवुड का ही पार्ट नहीं, बॉलीवुड का पार्ट है कि पहले की तरह आप फिल्मी शो देखने जाओ, वो बात खत्म हो गई है। बहुत सारी वेब सीरीज बनने लग गई है, तो हर किसी का सपना है कि वो भी अब आ सकता है जी। और ये बेस्ट टाइम है ना। अब मैं जो चीज, वो ये चीज बहुत यूनिक है जो मैं आपको कहने वाला हूँ। मैं ये कहता हूँ कि अगर आप मुंबई जाके स्ट्रगल कर रहे हैं,
स्ट्रगल आपको करना पड़ेगा अगर आप जाते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी फिल्मों में आने के या एंटरटेन में किसी भी पार्ट में आने में, आप डायरेक्टर बनना चाहते हैं, आप सिनेमाटोग्राफर बनना चाहते हैं और आप उसमें पार्टिसिपेट कर जाएं, तो आप कोशिश करें आप ऐसी जगह पर रहें जहां पर कि अटैच लैट्रिन बाथरूम ना हो। अच्छा, है ना। अब जैसे आप गए, अब आपने एक बहुत अच्छा फ्लैट ले लिया, उस फ्लैट के नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम है या प्रॉपर नॉर्थ में बाथरूम है, आपको तो पता नहीं, आप गए, आपको लगेगा आपके अफसर ही नहीं आ रहे, अफसर आ रहे हैं तो वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि आपके साउथ ईस्ट में बाथरूम होता है, वो कहता है मुंबई जाके मेरा तो स्वास्थ्य खराब हो गया। उनको चेक कर लेना चाहिए कि आपका टॉयलेट कहाँ पर है। आपने एक सुविधाजनक चीज तो ले ली, तो जहां आप इतना स्ट्रगल कर रहे हैं ना, वहां पर आप एक स्ट्रगल और करें। और मैं सभी लोगों को कहना चाहूंगा जो लाखों लोग मुंबई में डेली जाते हैं, कि आप ऐसी जगह पे रहें जहां पर सेंट्रलाइज टॉयलेट्स हों। जैसे जैसे आप पहले उनको चाल बोलते थे, बड़ा अच्छे पीजी हाउस बन गए, तो आप ऐसी जगह पर जाएं जहां सेंट्रलाइज हो, ताकि आप टॉयलेट के दोष से बच सके। आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो आपके ऊपर वास्तु असर नहीं करेगा, ऐसा नहीं है, वो करेगा आपके ऊपर, है ना। है ना। दूसरा, आपको अपना शुक्र को मजबूत करने का एक आपको ध्यान रखना है कि शुक्र कैसे मजबूत हो आपको। तो आप जब भी जाएं इत्र का प्रयोग करें, इत्र का प्रयोग करें। खुशबूदार चीज आपके पास रहनी चाहिए, जैसे कि इलायची है, वो आप मुंह में लेकर जाएं, वो ही लेकर आप साथ चलें। और तीसरी और महत्वपूर्ण चीज ये है कि आप कुछ पर्टिकुलर राशि के ऊपर डिपेंड करता है, शुक्र मंत्र का आपको जाप करना चाहिए, क्योंकि लग्जरियस लाइफ में आप जाना चाह रहे हैं। साथ ही साथ आप जो बनना चाहते हैं उस चीज की तस्वीर, उससे रिलेटेड तस्वीर, जैसे कि आप सपोज करो एक अच्छा हीरो बनना चाहते हैं, आप अक्षय कुमार बनना चाहते हैं, या फिर आप रणवीर कपूर या रणवीर सिंह बनना चाहते हैं, तो उत्तर पूर्व की तरफ आप उसकी एक फोटो लगाएं। अच्छा, कोशिश के साथ में अपनी भी फोटो लगाएं, है ना। आपकी फोटो थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए उससे, और उसके ऊपर आप इंतजाम कर दें कि लाइट आती जाए। अच्छा। आप कोशिश तो करें उत्तर की तरफ लगाएं अपने फ्लैट के, या फिर उत्तर पूर्व की तरफ भी लगा सकते हैं, पूर्व की तरफ भी लगा सकते हैं, वहां आप इस चीज को लगाएं। और आप हमेशा उस जोन में बैठ के जब उससे कनेक्ट होते हैं, उसको सामने देखते हैं, तो ये महसूस करने की कोशिश करें कि आप एक बड़े स्तर पर फिल्मी लाइन की तरफ जा रहे हैं। तो टॉयलेट दोष से बचना, खुशबूदार चीजों का आपको ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना, और आप जिस एनर्जी की तरह बनना चाहते हैं उस एनर्जी को उत्तर पूर्व या पूर्व की तरफ लगाना और अपने आप को उससे अटैच करना, ये आपका सबसे पहला काम होना सक्सेस मंत्र है ये सक्सेस। ये मैं आपको छोटे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसके और भी कई प्रावधान है, लेकिन एक व्यक्ति जो स्ट्रगल कर रहा है वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा, जी। और वो अंततः सारे उपाय बंद कर देगा। तो मैं आपको इतना बता रहा हूँ, अगर आप इतना भी नहीं कर सकते तो फिर तो आप स्ट्रगल भी नहीं कर सकते। ये भी बात सही। बिल्कुल। सर, स्टूडेंट्स जो कंपटीशन एग्जाम दे रहे होते हैं, उनको वास्तु कैसे सपोर्ट करेगा? हाँ बिल्कुल, देखिए आज हमारे जो स्टूडेंट हैं, अब तो एआई का जमाना आ गया है, तो स्टूडेंटों के लिए कंपटीशन बहुत हो गया है और बहुत सारे उनके पास चैलेंजेज हैं। जब भी मैं स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना है, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो या फिर आप अपने एकेडमिक कोई भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो। पहली सबसे बड़ी बात है कि आप जब भी पढ़ें, आपका जो चेहरा है उत्तर पूर्व या उत्तर पूर्व की तरफ होना चाहिए। अच्छा। पहली चीज, ठीक है। दूसरा, आप जिस भी जगह पर बैठते हैं, आपका लैपटॉप है या आपकी जो भी टेबल है, उस टेबल के ऊपर आप हल्के पीले रंग का वस्त्र जरूर रखें। ओके। 2 बातें। तीसरा, आपके वहां पर कोई भी एक्स्ट्रा बुक नहीं होनी चाहिए, यानी कि आप जिस बुक को पढ़ रहे हैं ना, बस वही बुक होनी चाहिए, कोई एक्स्ट्रा बुक नहीं होनी चाहिए। वो आपकी एनर्जी को है ना कनेक्ट नहीं होने देती है। उन सबको आप अलग रखें। आपकी जो पूरी टेबल है ना साफ सुथरी होनी चाहिए, बहुत अच्छी नहीं। तो इस हिसाब से तो मोबाइल भी दूर ही रहना चाहिए। हाँ, वही मैं आ रहा हूँ। चौथा, आपकी जो बैठने की जो जगह है ना, बेटर ये हो कि आप साउथ वेस्ट से, जब वेस्ट की तरफ आपकी जो डायरेक्शन होती है ना, वो वाली जो डायरेक्शन होती है वेस्ट साउथ, अगर आप उसमें बच्चे को बैठेगा बच्चा और अपना चेहरा पूर्व की तरफ या उत्तर की तरफ रखेगा, तो उसका ध्यान बड़ी तेजी से अपनी पढ़ाई की तरफ होगा, अपने लक्ष्य की तरफ होगा, ध्यान वो उसकी तरफ ही लगा पाएगा। और फिर आप देखेंगे कि हाँ, हमारा बच्चा बहुत तेजी से ध्यान कर रहा है, बहुत अच्छी तरह पढ़ रहा है। अगर आप आस्तिक हैं तो माँ सरस्वती की थोड़ी सी तस्वीर वहाँ लगाएं, और साथ में एक भगवा जो कलर होता है, जो पीत्र लाल जो कलर होता है, उसका एक कॉम्बिनेशन होता है, वो आपको एनर्जी देता है। अच्छा, वो आपको एनर्जी देता है, आपको अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने के लिए आपको एक तरह का पुश देता है। तो छोटा सा झंडा माता पिता लाएं और उसकी टेबल पर रख दें।
ओके। हाँ, टेबल पे रख दें। इन 4-5 चीज़ों का आप पालन करें और आप देखेंगे कि आपके बच्चे का ध्यान अपने आप ही पढ़ाई में लगने लग गया लगा है। वेरी नाइस है। बस ये 4-5 चीज़ें, छोटी चीज़ें। छोटी बड़ी-बड़ी चीज़ें मैं नहीं बताता हूँ, छोटी-छोटी चीज़ें बताता हूँ। बिल्कुल छोटी-छोटी चीज़ों से ही बड़ी-बड़ी चीज़ें बनती हैं। जी सर। जब आप भोजन बनाते हैं ना, तो हाँ। आप उसमें ऐसा नहीं है कि भई सब्ज़ी से नहीं होता, कुछ-कुछ मसाले डलेंगे, कुछ होगी, हाँ। उसकी खुशबू होगी और फिर जाके एक बहुत अच्छी सब्ज़ी चीज़ तैयार बनती होती है। है। आप जी। इतना सारा नमक डालने से सब्ज़ी अच्छी नहीं बनती है। छोटे-छोटे उपाय वो आपकी ज़िंदगी को बदल के रख देंगे वास्तु में। ओके। सर बहुत लोग ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं, जी, तो जी। और रात में ओवर थिंकिंग ज़्यादा बढ़ रही होती है, ज़्यादा तो होती है। इसका वास्तु से क्या कनेक्शन है? देखिए, अगर आपकी उत्तर-पूर्व की जो दिशा होती है, उसमें वास्तु दोष है, तो आप ओवरथिंकिंग के शिकार होते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि आप सोचते ज़्यादा हैं, एक्ट आप कम करते हैं, ठीक है? अच्छा। तो आपको ये देखना है, सबसे पहले आप जाइए अपने घर में, अपने कमर्शियल प्लेस में जाइए, आप देखिए कि उत्तर से जो पूर्व का ज़ोन है, उसमें कोई आपने एनिमी कलर तो नहीं लगा रखा है, यानी कि लाल कलर तो नहीं है। अच्छा। अगर आपका उत्तर से लेके पूर्व के ज़ोन में, खास तौर से उत्तर-पूर्व में अगर आपने लाल रंग का कोई भी चीज़ रखी हुई है, या तो आपने कलर रखा हुआ है, या वहाँ पर कोई पोट रखा हुआ है, या आपकी गाड़ी वहाँ पर लाल रंग की खड़ी रहती है, तो आप ओवरथिंकिंग के शिकार होने लग जाएँगे। अब ओवरथिंकिंग क्या होता है कि ओवरथिंकिंग जब आप ज़्यादा करने लग जाते हैं, तो आप खुद तो डल हो जाते हैं। तो होता ये है कि थिंकिंग प्रोसेस ज़्यादा हो जाता है, एक्ट का जो प्रोसेस है वो कम हो जाता है। जी। अगर वहाँ पर आपका टॉयलेट है तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर आपने वहाँ पर भारी सामान रखा हुआ है तो आप ओवरथिंकिंग के शिकार हो जाएंगे, क्योंकि अच्छा। ये जो जगह है ये मस्तिष्क की है। ठीक है, जब आप मस्तिष्क में ज़्यादा बाहर डालेंगे तो डेफिनेट सी बात है कि मस्तिष्क बहुत ज़्यादा थिंक करने लग जाएगा, सोचने लग जाएगा, वो आपको एक्ट में नहीं डालेगा, आपको आलस की तरफ ले जाएगा। वहाँ पर अगर टॉयलेट है, वहाँ पर सेप्टिक टैंक है, तो ये सब आपके ओवरथिंकिंग के जनक होते हैं। ओके। तो आपको अपने वहाँ कलर को देखना है कि वहाँ खास तौर से लाल कलर नहीं होना चाहिए, वहाँ पर टॉयलेट नहीं हो, वहाँ पर सेप्टिक टैंक नहीं हो, तो आप ओवरथिंकिंग से बच जाएंगे। और उसके बाद आपको करना क्या है कि वहाँ पर जल तत्व की प्रधानता कर देनी है। अब प्रधानता कैसे होगी? वहाँ पर आप छोटा सा फाउंटेन बाजार में, मार्केट में बना बनाया मिलता है, हाँ। आप उसको लगा दें वहाँ पर जल तत्व की आप प्रधानता कर दें, है ना? किसी न किसी रूप में आप जल तत्व वहाँ कर दें, तो फिर आप ओवरथिंकिंग से तो निकल जाएंगे। सर एडिक्शन और नेगेटिव जो चीजें होती है या बैड हैबिट्स है, वो वास्तु से किस तरह से रिलेटेड है? देखिए, जब आपके घर में साउथ वेस्ट इस जोन में कोई गड़बड़ होती है और नॉर्थ वेस्ट में, लेकिन साउथ वेस्ट ज्यादा है। साउथ वेस्ट में जो आपका ऑनर हाउस होता है, जहां पर ऑनर की हैबिट डेवलप होती हैं, अच्छी हो या बुरी हो, वहां गड़बड़ होती है तो मामला गड़बड़ हो जाता है। अब वो कौन कौन सी चीजें होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया, अगर वहाँ सेप्टिक टैंक है साउथ वेस्ट में, तो आप मान के चलें कि गड़बड़ शुरू हो जाएगी। आप या तो कोई नशे के आदी हो जाएंगे, या आपकी थॉट्स नेगेटिव हो सकती हैं। और ये थॉट्स जो नेगेटिव होती हैं प्रियंका जी, ये एक्सट्रीम लेवल तक होती हैं। आप देखिएगा, मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स आए हैं, अब चूंकि जब भी आपकी थॉट नेगेटिव स्तर तक होती है कि आप किसी के प्रति अग्रेसिव होकर सोच रहे हैं, एक्सट्रीम लेवल पे सोच रहे हैं, और तो और आप खुद के बारे में एक्सट्रीम लेवल पे सोचने लग जाते हैं, तो उसके लिए आपको साउथ वेस्ट को जरा चेक कर लेना चाहिए। अगर आपने प्रॉपर साउथ वेस्ट में, जो कि राहु का और आपके पूर्वजों का जगह है, वहां पर आपने अगर कोई टॉयलेट बना रखा है या आपने सेप्टिक टैंक ही डाल रखा है, आप जरा ध्यान दें उसमें कि कहीं आपका साउथ वेस्ट का कोना तो नहीं बड़ा हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका घर का जो मुख्य द्वार है वो तो चलो नॉर्थ की तरफ है, लेकिन आपने साउथ वेस्ट की तरफ भी एक घर का एक दरवाजा बना रखा है। ठीक है, क्योंकि जब आपके पास प्रॉब्लम आती है ना, तो आप बहुत मेहनत करते हैं, घर वाले समझाएंगे, आदमी खुद अपने आप को समझाता है, आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं, आपके घर में आपके रिलेटिव्स आके आपको समझाते हैं, कभी सिस्टर, कभी मदर, कभी कोई ना कोई समझाते हैं। तो जरा खुद भी थोड़ी मेहनत कर लें। खुद भी मेहनत करें। टॉयलेट है उसकी रेमेडी करवाएं, सेप्टिक टैंक है उसको बाहर लेकर जाएं, दरवाजा है उसको बंद कर दें, कोई कलर जोन आपका इफेक्टिव है उसको आप सही करें। अगर आप बेड सो रहे हैं और आपका सिर दक्षिण या पूर्व की जगह ना होकर आपका सिर पश्चिम में है, और या फिर आपका दूसरी जगह पर है, यानी कि नॉर्थ की तरफ है, तो फिर आपको क्या है कि बहुत सारी नेगेटिव थॉट्स आने लग जाती हैं। अपने सिर को हमेशा दक्षिण या पूर्व की तरफ ही रखें, सोना चाहिए, तो हमेशा रखना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि आपकी जो थॉट्स पावर है वो कम होगी। दूसरा, कोशिश करें कि आप तकिया नहीं लगाएं। अच्छा। क्योंकि हाँ, तो मतलब एक्चुअली जब आपका जो ब्लड फ्लो है ना, वो भी उससे सही रहता है। तो तकिया ना लगाने की धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करना शुरू करें। और जहाँ इतनी मेहनत करते हैं, मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि जब आप इन सब चीज़ों का शिकार हो रहे हैं तो डॉक्टर से दवाई लें, सलाहकार से सलाह लें,
लेकिन जी। अपने घर में जाकर जरा सा साउथ वेस्ट देख लें, वो चेक कर वो चेक कर लें। और जाके आपको नॉर्थ वेस्ट भी देखना है। हम्म अगर नॉर्थ वेस्ट में भी दो दो दरवाजे आपने खोल रखे हैं, हम्म नॉर्थ वेस्ट में भी आपने कोई अपोजिट कलर ऐसे डाल रखा है, हम्म उसको भी जरा चेक कर लें। आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, एक बहुत बड़े उद्योगपति हैं। हम्म अब हो क्या रहा है कि उनके दोनों बेटे इस समय फॉरेन में हैं, तो बहुत बड़ा उनका साम्राज्य अकेला संभालना पड़ रहा है। संभालने के साथ साथ हो ये रहा है कि अब उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है। अच्छा प्रेशर पड़ता है, वो एक छोटा मकान ले लेते हैं, छोटा मकान ले लेते हैं ताकि उनकी एनर्जी बैलेंस में रहे। गलती से उनका वहाँ साउथ वेस्ट बिगड़ा था। अब कम से कम वो एक्टिव तो थे, बट परेशान थे कि वो काम कौन संभाल रहा है। लेकिन जैसे ही वो वाला हिस्सा लेते हैं, वो वाला हिस्सा लेने के बाद वो कहते हैं कि शशांक जी अब तो मुझे काम करने का ही मन नहीं करता, अब मैं करूँ क्या। हम्म तो मैं गया, मैंने उनके घर का वास्तु देखा, और वो बहुत प्रतिष्ठित सोसाइटी में थे, और मैंने उसी समय उनका रूम चेंज करवा दिया। अच्छा उनके टॉयलेट को, चूंकि वो दो ही लोग रहते थे, वो और उनकी वाइफ, मैंने कहा आप इस टॉयलेट को बंद कर दो, इसको यूज मत करो, आप कॉमन टॉयलेट को यूज करो। और उसके बाद धीरे 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 वो अपने उसी स्तर पे आ गए। अच्छा। और काम होने लग गया। तो जरा करके देखें, चेक करके देखें। इतने उपाय कर रहे हैं तो थोड़े बहुत आप वास्तु उपायों की तरफ भी जाएं। सो इट्स टाइम फॉर क्विक पंचायती नाउ। सर, टी पॉइंट वाले घर में क्या वास्तु दोष होता है? देखिए, जब हम टी पॉइंट की बात करते हैं तो हमें ये देखना है कि अगर आप जब टी पॉइंट से बाहर की तरफ निकलते हैं, अगर वो पूर्व और उत्तर पूर्व दिशा है तो वो कम हानिकारक होती है। लेकिन अगर बाहर निकलते समय दक्षिण या पश्चिम दिशा है तो फिर आपके वास्तु दोष कई रूप में होते हैं। आपके घर में लंबी बीमारियां चलेंगी, कलह का वातावरण रहेगा, आपके घर में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं आएगी जिसकी वजह से आपको घर में प्रसन्नता मिले। तो ये मुख्य वास्तु दोष होता है, यानी कि कलह का होना, लंबी बीमारियों का जाना जो क्यूरेबल नहीं होती हैं, और साथ ही साथ घर में ऐसी चीज़ों का आना जिनकी वजह से आपके घर में कलेश बढ़ने लग जाएगा। सर, कुछ लोग है ना, घर के उस जो टी पॉइंट वाले होते हैं वो कांच लगा लेते हैं, वो इफेक्ट करता है उनके लिए? देखिए, जब आपका घर की, मैं आपको बात बता रहा हूँ, खासतौर से अगर बाहर के निकलते समय पश्चिम या दक्षिण दिशा है तो सब लोगों को ध्यान देना है कि एक षटकोणाकार का जो शीशा होता है, जो उत्तल प्रकार का होता है, वो आप लगाएं। उससे क्या है कि एनर्जियाँ रिफ्लेक्ट होने लग जाती हैं। बाहर के ही द्वार पर आप कोशिश करें कि आप किसी भी प्रकार का पौधा बाहर लगा दें। तुलसी का पौधा लगा दें तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। इसके अलावा जो विंड चाइम्स होती हैं, जिनमें कि 7 जो एक तरह से डंडियां हों, वो वाली आपको लगानी बहुत जरूरी है। वो आप ऊपर के ऊपर लगाएं। उससे भी क्या होता है कि जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाती है। तो विंड चाइम्स का लगाना, साथ में तुलसी का पौधा या फिर अन्य कोई पौधा लगाना जो कि ज्यादा बड़ा ना हो, और साथ में आपको जो दर्पण लगाना है, इससे आप बहुत हद तक इसके अशुभ प्रभावों से बच सकते हैं। ओके सर, गोमुखी नाहरमुखी प्लॉट, ये क्या होता है? देखिए, जो प्लॉट आगे से सकरा होता है, पीछे से चौड़ा होता है, उसे गोमुखी बोलते हैं, और इसके अपोजिट होता है तो उसे हम नाहरमुखी बोलते हैं, कि आगे से चौड़ा है और पीछे से वो थोड़ा सकरा है। अगर आप घर की बातें करें तो गोमुखी आपके लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन अगर आप कॉमर्शियल प्लेस की बात करें तो उनके लिए सिंहमुखी बहुत अच्छा होता है। अच्छा। तो ये हमें ध्यान देने वाली जरूरत है। फिर भी क्या होता है कि वास्तु में एक उपाय होता है, उसके माध्यम से हम इनको चौकोर कर देते हैं। बाकी के कोने आपके मालिकाना हक में रहते हैं। कोशिश करते हैं कि जो भी आपका कंस्ट्रक्शन हो वो उसी डायरेक्शन में हो, यानी कि चौकोर तरीके से हम उसको बनाते हैं, आयतकार या चौकोर बना देते हैं। आपका कंस्ट्रक्शन एरिया वही होना चाहिए। ये हम कोशिश करते हैं। और उसके लिए संबंधित दिशा का जो जॉन होता है, उस संबंधित दिशा का जो एलिमेंट होता है, उसकी स्ट्रिप्स या तार दबाई जाती है। हाँ, वो कई मीटर की भी हो सकती है। अच्छा सर, पीपल के पेड़ और वास्तु का क्या कनेक्शन है? देखिए, पीपल के पेड़ का जिक्र तो आप देखेंगे कि गीता में भी अगर आप देखेंगे तो अध्याय 10 के श्लोक 26 में श्री कृष्ण भगवान ने कहा था कि पीपल के पेड़ में नारायण बसते हैं। और अलग अलग ग्रंथों में इसका है कि, लेकिन मूल रूप से ये चीज तय है कि पीपल के जैसे जड़ में, पीपल के तने में, पीपल की शाखाओं में ब्रह्मा विष्णु महेश के स्वरूप होते हैं। अच्छा। ये हमारे पुराने आदि ग्रंथ से लिखा हुआ है। पीपल का वृक्ष ऑक्सीजन देता है तो नेचुरली आपकी पॉजिटिव एनर्जी को बहुत तेजी से आगे बढ़ाता है। लेकिन वो जब जब ये बाहर लगा रहे, घर में नहीं लगाना चाहिए। घर में लगाने से ये आपकी बहुत सारी एनर्जियों को सोख लेता है, और इसका जो पूरा का पूरा प्रावधान है, यानी कि पूरी तरीके से वृद्धि नहीं कर पाता है। तो घर में ये पूरी तरीके से शुभ नहीं रहता है। बाहर आप इसको लगाएं। अगर आप इसमें दीपक जोड़ते हैं तो आप अपने पूर्वजों के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। दिन में बैठ के ध्यान करते हैं तो आप अपनी एनर्जी को बहुत अच्छी तरह बढ़ाते हैं। और ये तो तय है कि यहाँ पर श्री नारायण का वास है, तो भगवान विष्णु का नाम भी अगर आप पीपल के वृक्ष के सामने जाकर लेंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत बहुत फायदा होने वाला है। ओके, सब वास्तु सही है, सब कुछ सही है, फिर भी नींद नहीं आती है, क्यों? हाँ, खास तौर से बिल्कुल ये एक बड़ा क्वेश्चन है, और मैं आपको इसकी एक प्रैक्टिकल चीज बताता हूँ। ये सब लोगों को सोचना चाहिए। देखिए, कई बार क्या होता है, जो बेडरूम होता है
उसमें आपका बेड भी सही है, आपकी बेडरूम की डायरेक्शन भी सही है। अब आप जरा देखें कि आजकल के जो भी बेड हैं वो सब स्टोरेज वाले आ गए हैं। अगर आपने अपने बेड की स्टोरेज में कुछ ऐसा सामान रखा हुआ है जो कि स्क्रैप का रूप है, लेकिन हम भर के रख लेते हैं कि भाई ठीक है, तो जो आपको बेड के स्टोरेज में सिर्फ वो चीज रखनी है जो आप लगातार काम में लेते हैं। अगर आपने उस स्टोरेज को भी कबाड़ बना रखा है तो आपकी डायरेक्शन भी सही होगी, आपकी सोने की डायरेक्शन भी सही है, आपके बेडरूम की डायरेक्शन भी सही है, कलर कॉम्बिनेशन भी सही है, लेकिन आपको नींद नहीं आएगी। इसलिए बहुत सारे लोगों के स्टोरेज में से मैंने कबाड़ बाहर निकलवाया है। खास तौर से आपको अपने स्टोरेज में लोहे का सामान नहीं रखना चाहिए, जैसे कुछ लोहे की कढ़ाइयाँ रखनी है, कोई और चीज रखनी है, वो बिल्कुल ना रखें। इलेक्ट्रॉनिक्स जो आइटम्स होते हैं, जैसे कोई अपने पंखे जो होते हैं जब सर्दी में काम नहीं आते हैं, हीटर जो सर्दी में काम नहीं आते हैं, और वो लाइट्स जो कुछ ऐसी होती हैं घर में बच जाती हैं, वो भी आप स्टोरेज में रख देते हैं, बिल्कुल नहीं रखनी है आपको। बिल्कुल नहीं रखनी है। आप इनको निकालिए, फिर देखिए आपको कितनी बढ़िया नींद आएगी, आपका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा होगा। क्या बात है सर। जी सर, एक कॉमन मिस्टेक जो आपने अपने वास्तु के इस जर्नी में मैक्सिमम टाइम देखी हो, जो लोग करते हैं? देखिए, कॉमन मिस्टेक जो बहुत सारे लोग करते हैं, वो सबसे बड़ी चीज, जब हम किसी भी घर में वास्तु करने के लिए जाते हैं ना, अब प्रॉब्लम ये है प्रियंका जी कि घर में वास्तु तो आपने सही कर दिया, लेकिन घर में क्या है कि दीवारें जब आप बनाते हो ना, जब आप कलर कॉम्बिनेशन करवाते हो, तो क्या होता है, हम विभिन्न तरह के चित्र लगा लेते हैं, वो वॉलपेपर लगा लेते हैं, ये लगा लेते हैं। अच्छा। एक कॉमन मिस्टेक जहां से वास्तु का सबसे पवित्र कोना माना जाता है, नॉर्थ ईस्ट। मेरी सभी दर्शकों से, सभी लोगों से ये अपील है कि आप नॉर्थ ईस्ट में कोई भी वॉलपेपर लगाएं, कोई भी स्ट्रक्चर लगाएं, कोई भी पिक्चर लगाएं, वो लाल रंग का वहां प्रावधान नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आपका नॉर्थ ईस्ट बिगड़ गया तो फिर आपका सारा वास्तु अपने आप ही बिगड़ने लग जाएगा। दूसरा, टॉयलेट आपका सही जोन में भी है, तब भी ध्यान रखें कि कमोड का ढक्कन हमेशा बंद रखें। वहां पर फिटकरी, काली लौंग और साथ में जो पहाड़ी नमक होता है उसको एक बाउल में रखें ही रखें। एग्जॉस्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। आपका घर का जो सबसे साफ सुथरा कोना होना चाहिए वो आपका टॉयलेट होना चाहिए, बिल्कुल गीला नहीं होना चाहिए, ये जरूर रखें, अन्यथा वास्तु सब अच्छा होगा लेकिन आपको महसूस नहीं होगा। ओके सर, आपके लिए एक वर्ड में अगर वास्तु को डिस्क्राइब करना होगा तो क्या है? वास्तु यानी कि ऊर्जा का वो क्षेत्र जो आपका जीवन बदल कर रख दे और इतना पॉजिटिव आपका जीवन बना दे कि जो आप लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, आप जिस स्तर पर पहुंचना चाहते हैं, समाज में नाम करना चाहते हैं, वो अगर आपने वास्तु अपना सही कर लिया, अपने घर का, अपने कॉमर्शियल प्लेस का, तो ऊर्जाएं जिनका मैंने जिक्र किया कि जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही हैं, वो आपके साथ हो जाएंगी। और जब वो ऊर्जाएं आपके साथ हो जाएंगी तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रख सकता है। थोड़ा सा ध्यान और आप ये लगा लें जिंदगी भर का आराम। ये वास्तु का एक सबसे लंबा भी मान लीजिए छोटा एक वाक्य है। आप प्रसन्न रहना चाहते हैं, वास्तु को साध लें। हमेशा ये मानकर चलें, वातावरण नहीं, दिशाओं को सही करने की कोशिश करें। ओके, वेरी नाइस सर। तो सर, अब मैं आपसे जाते जाते एक जानकारी लेना चाहूंगी कि जो लोग वास्तु सीखना चाहते हैं या वास्तु को फॉलो करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या आपकी तरफ से आप क्या उनको कहना चाहेंगे? देखिए, एक बात हमेशा ध्यान करके चलें कि जो वास्तु है ना, वो बड़ा पवित्र कार्य है। वास्तु के माध्यम से आप लोगों की जिंदगियां बदलते हैं। तो जब भी आप वास्तु शुरू करना चाहें तो सबसे पहले वास्तु की जो बहुत ही ऑथेंटिक किताबें हैं, पहले उनका अध्ययन करें। आजकल उनका हिंदी अनुवाद है, वो करें। हमारे वेदों की कुछ सार तत्व हैं, उनको करें। और फिर कहते हैं कि जो गुरु है ना, वो सोच समझकर आपको सेलेक्ट करना है। फिर जिंदगी तो आपको बहुत बेहतर मायने में अपने आप ही सेलेक्ट कर लेगी। बस गुरु को आपको बहुत अच्छी तरह सेलेक्ट करना है। और गुरु को अच्छा सेलेक्ट करने का तरीका यही है कि आप किसी व्यक्ति के पास कुछ सीखने जाते हैं और वहाँ पर जाने के बाद आप बहुत शांति महसूस करें, आपकी थॉट पावर बैलेंस में हो जाए, तो समझो वो व्यक्ति आपके लिए बिल्कुल सही है। अच्छे गुरु का सिलेक्शन करें, अच्छी किताबें पढ़ने शुरू करें, मन में अच्छे भाव रखें, फिर वास्तु की शुरुआत करें। तो जो आप दूसरों को अच्छी एनर्जी देते हैं उसका कुछ अंश आपके पास भी आने लग जाएगा। सो थैंक यू सो मच सर, आज की इस बहुत ही इंफॉर्मेटिव पंचायती के लिए। और हम चाहेंगे कि इस पंचायती को सुन करके लोग अपना, अपने घर का, अपने ऑफिस का, अपनी इंडस्ट्रीज का, सबका वास्तु ठीक करें। और ज़्यादा अगर उनको हेल्प चाहिए तो फिर वो शशांक सर की मदद ले सकते हैं अपना वास्तु ठीक करने के लिए। सो मिलते हैं अगली पंचायत में अगले मेहमान के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। राधे राधे।